ओम नमः शिवाय। प्रिय दर्शकों एवं सब्सक्राइबर मित्रों, आपका स्वागत है। वृष लग्न अर्थात टॉरस एसेडेंट में योग कारक ग्रह वरत तथा अकारक ग्रह वरत्न कौन कौन से होते हैं, इसके बारे में आज हम बताने वाले हैं। इससे पहले यदि इस चैनल पे पहली बार आए हों तो ये सब्सक्राइब जो लिखा है लाल में यहाँ, उसको अवश्य दबाएं और नोटिफिकेशन यहाँ घंटी वाली उसको दबाएं, और जिससे आप सब्सक्राइबर हो जाएं और अगली समस्त आने वाली वीडियो की सूचना आप तक पहुंचती जाए और आप देख करके लाभ उठावें, हमारे सब्सक्राइबर की संख्या बढ़े, हम भी लाभ उठाएं और ज्ञान का प्रसार हो। आइए देखते हैं वृष लग्न में योग कारक ग्रह व रत्न कौन होंगे। तो ये हमारे वृष लग्न की पत्रिका बन जाती है। यहाँ पर यदि 2 नंबर लिखा हो लग्न चार्ट में, लग्न चार्ट है, इसी को एसेडेंट चार्ट भी बोलते हैं, तो लग्न कुंडली भी बोलते हैं। तो लग्न कुंडली में ये यहाँ पे 2 नंबर लिखा है तो ये वृष लग्न की कुंडली हो गई। तो यहाँ वृष, यहाँ पे मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, मेष, इस प्रकार से राशियां आएंगी 12 भाव में। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां, नवां, 10वां, 11वां और 12वां, इस प्रकार से भाव हुए। ये हमारा लग्न वाला भाव है। 2 नंबर यहाँ, इसलिए वृषभ लग्न है। तो सर्वप्रथम हम इनकी दूसरी राशियों को भी देख लेंगे। शुक्रदेव की 2 राशियां हैं, तो दूसरी राशि छठे भाव में बैठती है, जिसे हम दुस्थान भाव कहते हैं। बहुत अच्छा नहीं माना जाता, और ग्रह जो है अपनी दशा अंतर्दशाओं में अपनी दोनों राशियों का फल करने के लिए बाध्य है, परंतु यह लग्नेश है और लग्नेश को दुस्थान भाव का स्वामी होने का दोष नहीं लगेगा। तो इस कारण शुक्र को हमने योग कारक ग्रहों की श्रेणी में रख लिया। दूसरे नंबर पे अब हम यहाँ पे आएंगे पंचम और दशम में जो राशियाँ होंगी। तो पंचम में देखिए 6 नंबर की अर्थात कन्या राशि है, जो बुध की मूल त्रिकोण राशि है। तो दूसरे नंबर पर योग कारक ग्रह बुध हो गए। तीसरे नंबर पे हम देख रहे हैं यहाँ तीसरे त्रिकोण, उत्तर जो सबसे बली त्रिकोण है, उसमें 10 नंबर लिखा है, मकर राशि है, जिसके स्वामी शनि होते हैं, और शनि यहाँ इस केंद्र के भी स्वामी हैं। तो वृष लग्न की कुंडली में शनि सर्वाधिक कारक होते हैं। इनको पूर्ण योगकारी कहा जाता है। पूर्ण योगकारी ग्रह, पूर्ण योगकारी ग्रह इसलिए हो जाते हैं कि ये केंद्र और त्रिकोण के स्वामी हो जाते हैं। तो अकेले ही ये पूर्ण योग फल देने के लिए समर्थ है। परंतु ये वृष लग्न की पत्रिका है और यहाँ पे नवमेशी बाधक ग्रह के रूप में भी कार्य करता है। तो बाधक थियरी जब आप देखेंगे, चर राशियों में एकादश भाव का स्वामी, और ये चर राशि के बाद ये आएगा पृथ्वी तत्व वाली राशि हो गई, और इसमें जो हो जाएगा नवमेश ही जो बाधक हो जाएगा। उसके बाद द्वितीय भाव वाली राशि हो जाएगी, उसके लिए सप्तम भाव का स्वामी बाधक ग्रह बन जाता है। तो बाधक थियरी एक सामान्य दोष है, बहुत बड़ा दोष नहीं है। इसको लेकर के बहुत हो हल्ला मचाया जाता है, नहीं मचाया जाना चाहिए। प्रैक्टिकल में ऐसा आता नहीं है, क्योंकि अब यही पूर्ण योगकारी ग्रह भी है, भाग्येश भी है। अब इसको बाधक का दोष लगा देंगे, इस लग्नेश को षष्ठेश का दोष लगा देंगे, फिर मंगल को मारक का लगा देंगे, गुरु अष्टमेश और ये एकादशेश, तो फिर फल कौन देगा? तो फिर क्या ये इसकी कुंडली पूरी तरह से चरमरा जाएगी, खत्म हो जाएगी? परंतु ऐसा है तो नहीं, तो ऐसा है नहीं। इसलिए बाधक दोष एक सामान्य दोष है। शब्दों को हमको उचित प्रकार से लेना चाहिए, व्याख्याओं को। तो बाधक दोष एक बहुत ही सामान्य दोष है। शनि पूर्ण योगकारी ग्रह है और निश्चित तौर पर अपनी दशांतर दशाओं में इस वृष लग्न के जातक को वह बुलंदी पर लेके जाएगा, यदि वह अच्छे स्थानों में बैठा है। कहाँ बैठा हो? मित्र राशि में बैठा हो, केंद्र त्रिकोण में बैठा हो, या लाभ भाव में बैठा हो, तब। अब आइए, तो ये हमने देखा शनि पूर्ण योगकारी हो गया, तो शनि का रत्न भी, और जिसे हम नीलम कहते हैं, तो ये नीलम रत्न आपके लिए इस वृष लग्न की पत्रिका में सर्वथा उपयोगी है। उसके बाद बुध दूसरे नंबर पर। अब इसकी दूसरी राशि देखिए यहाँ आ गई। कल ही एक प्रश्न आया था कि मीन लग्न की पत्रिका में जो है मंगल कैसे जो है मार्केश नहीं होगा। तो यहाँ देखिए बुध भी आ गया, और ये द्वितीय भाव का स्वामी है। द्वितीय भाव का स्वामी सदैव मारक नहीं होगा। यहाँ पे भी देखिए, क्योंकि दूसरी राशि यहाँ त्रिकोण में बन रही है और बुध
शुक्र का परम मित्र ग्रह भी है, इसी कारण हमेशा त्रिकोणेश इस लग्न का मित्र ही आएगा। इसी कारण इसकी दूसरी राशि हम चेक करेंगे वो त्रिकोण में पड़ती है, तो ये दूसरे नंबर पर योगकारी ग्रह हुआ इसका रत्न पन्ना। तीसरे नंबर पर आ जाइए शुक्र। अब शुक्र लगनेश ही है, तो छठे का दोष इसे भी नहीं लगना है, यह भी योगकारी है और इसका रत्न ओपल। अब इसमें थोड़ा सा चुनाव करके देखना पड़ेगा। सूर्य समग्रह के रूप में हो जाएगा, क्योंकि सूर्य की एक ही राशि है। सूर्य लग्नेश का शत्रु है, परंतु एक केंद्र का स्वामी है कि दुस्थान भाव में का स्वामित्व नहीं रखता है और अशुभ भाव का भी स्वामित्व नहीं रखता है। 3, 6, 11 अशुभ भाव हैं, इनका भी स्वामी नहीं है, दूसरी राशि है ही नहीं। इसी कारण इसको समग्रह के रूप में ले लिया जाएगा, अर्थात ये शुभ ग्रहों के साथ शुभ ग्रह के रूप में, अशुभ ग्रहों के साथ अशुभ ग्रह के रूप में व्यवहार करता हुआ दिखेगा। परंतु अब ये ग्रह को नहीं भूल जाना है, सूर्य नैसर्गिक अशुभ ग्रह है, तो निश्चित तौर पे यहाँ पूरी तरह से योगकारी नहीं होगा। सम के रूप में इसे हम रख लेते हैं, परंतु इसके रत्न माणिक्य को इसकी केवल अंतर्दशाओं में धारण करेंगे, वो भी कब, जब ये नहीं हो तब, इसलिए सामान्यतया इसको नहीं रखेंगे। अब आइए अकारक ग्रह के रत्न में देखिए, यहाँ पे अब चुन लेते हैं। हमारे पास क्या बचा, यहाँ सप्तम भाव सदैव मारक ही होना है और सदैव लग्न का शत्रु ही आएगा, सप्तमेश। अब इसकी दूसरी राशि देख लीजिए कहाँ पड़ा है, 12वें भाव में पड़ा है, तो भी ये मंगल जो है, ये मंगल इस गुरु से कम मारक होगा। वो क्यों, अब कहिएगा क्यों, क्योंकि केंद्र का स्वामी है और अशुभ ग्रह यदि केंद्र के स्वामी हो जाएं तो अपनी दशाओं में पूर्ण अशुभ फल नहीं देते, शुभ फल प्रदान करते हैं। इसी कारण जब इसकी दशा होगी तो ये शुभ फल ही अधिक देने की कोशिश करेगा, अशुभ फल कम देगा। परंतु दो ये भाव, तो इसको भी हमने तीसरे नंबर पर रख लिया है। चंद्रमा एक ही राशि है, तीसरा भाव अशुभ भाव है, इसका स्वामी है, और यदि चंद्रमा अशुभ हुआ अर्थात क्षीण हुआ तो ये मंगल से भी अधिक पापी ग्रह के रूप में यहाँ देखा जाएगा। नंबर 1 पे गुरु को रखेंगे, क्योंकि अष्टम भाव के स्वामी हैं और एकादश भाव के स्वामी हैं दोनों। एक ये दुस्थान भाव छिद्र स्थान, एक ये अशुभ भाव। दूसरा लग्न की परम शत्रु गुरु ही होते हैं, जो ये भोगवादी ग्रह हैं, आध्यात्मिक ग्रह हैं, इसीलिए परम शत्रुता इनकी मानी जानी चाहिए। तो ये सर्वथा हैं अकारक ग्रह के रूप में है, और पुखराज त्याज्य है। क्या है, पुखराज नहीं पहनना है। वो कौन सा पुखराज, पीला पुखराज, ऐसे लिख देते हैं, पीला पुखराज नहीं पहनना है। परंतु गुरु नैसर्गिक शुभ ग्रह हैं। यदि गुरु यहाँ पे बैठ गए तो क्या होगा, निश्चित तौर पे ये दिग्बल उनको प्राप्त हो जाता है, और कुल दीपक योग, केसरी योग और आदि बना कर के बैठ जाते हैं, अपनी दशा अंतर्दशाओं में बहुत उत्तम फल प्रदान करेंगे। तो क्या उस दशाओं में गुरु की दशा चल रही हो तो पुखराज धारण कर सकते हैं? नहीं, वहाँ पे पीला पुखराज जिसमें बहुत हल्की सी बहुत हल्का सा क्रीम भी ना आवे, थोड़ा सा वो उसमें क्रीम का नाम मत रहा है, ऐसे वाइट सफ़ायर को अर्थात सफ़ेद पुखराज को ही यहाँ पे धारण किया जाएगा। पीला पुखराज वर्जित रत्न हो गया। चंद्रमा मोती ये भी वर्जित हो गया, और तीसरे नंबर पर मंगल का लाल मूंगा ये भी वर्जित हो गया। अब व्हाइट मूंगा मंगल और चंद्र और शुक्र तीनों का मिला जुला रूप है, तो व्हाइट मूंगा प्रयोग कर सकते हैं, फिर भी बचना ही चाहिए। उसके लिए आपको चूँकि इन्हीं को बलवान रखना है, लग्न की प्रकृति के साथ यही मेल खाएंगे, इसलिए यह गल यदि बलहीन होंगे तो कुंडली का बैलेंस बिगड़ेगा और जातक परेशानियों में पड़ेगा। अब यदि सूर्य को आपने बल दे दिया तो भूमि भवन माता आदि का सुख तो पर्याप्त मात्रा में उसकी दशाओं में मिलेगा, बढ़ेगा, लेकिन ये जातक के शत्रु जातक पिस जाएगा उसमें। हो सकता है विवाद आदि में फंस जाए, और हो सकता है उसका हो परंतु उसका सुख भोग नहीं कर पाएगा। तो इस प्रकार से स्थितियां आएंगी। अब
फिर हमने इसी तरह से हो गया। अब कुंडल अगले वीडियो में आएंगे, वो होगी मिथुन लग्न की। तो हमने देखा ये क्यों मारक होते हुए भी मारक नहीं हुआ, और केंद्र का स्वामी ये होते हुए भी समग्रह के रूप में ही रहा। इसके रत्न को हमने जो है धारण नहीं करने की श्रेणी में ही रखा। तो ये और ये इनको साहचर्य भाव बोलते हैं। साहचर्य से इनको हम शुभ और अशुभ डिसाइड करेंगे। साहचर्य क्या है? तो यहाँ जो राशि पड़ रही है इसकी दूसरी राशि कहीं है या नहीं ढूंढ लेंगे। यदि वो केंद्र में पड़ गई, त्रिकोण में पड़ गई, माफ़ कीजिए, त्रिकोण भाव में पड़ गई, तो ये मारक नहीं रह जाएगा, ये व्यय भाव का दोष उसे नहीं लगेगा, वो सदैव युगकारी होगा, जैसे हमने यहाँ देख लिया। आगे हम देखेंगे यहाँ का भी स्वामित्व रखने वाला शुभ ग्रह हो सकता है, वो भी दुस्थान भाव का स्वामी होने का दोष उसे नहीं लगेगा, और यहाँ का भी कभी कभी मुक्त हो जाएगा। अगले लग्नों में हम देखेंगे। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें। धन्यवाद।